हेलो सभी को नमस्कार। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पर स्वागत है। तो हाँ जी, देखिए हमारा जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है वो हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था, ठीक है। और इस टॉपिक के अंदर हम मोरल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है ना। किस बात की बात कर रहे थे? मोरल डेवलपमेंट की। तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा अमेरिका का है या कौन से देश का है। मतलब ये वैसे तो ये बात एस्टेट के अंदर ज़्यादा पूछी जाती है, पर देखो ध्यान थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया 1981 के अंदर। इनकी प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? हेंज की दुविधा। इनकी प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? हेंज की दुविधा। तो हेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो हेंज है वो उसका क्या मतलब इसके अंदर सीन था कि इन्होंने बच्चों को, बालकों को, यानी कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनको अनेक कहानियाँ सुनाई थी नैतिकता की अनेक कहानियाँ इन्होंने सुनाई थी। और वो जो नैतिकता की कहानियाँ थी इन बालकों के लिए, उसके अंदर क्या था कि एक मिनट, हाँ जी, नैतिकता की अनेक कहानियाँ इन्होंने बालकों को सुनाई। और बालकों को पूछा गया कि अगर आप इसकी जगह होते तो क्या करते, ठीक है ना। आप इसकी जगह होते तो क्या करते? नैतिक दुविधा की इन्होंने कहानियाँ सुनाई। जैसे इन्होंने ये कह दिया कि मान लो कोई छोटा बालक है और उसको खाने के लिए नहीं मिला, वो पूरे दिन से भूखा है और वो दुकानदार को कहता है कि प्लीज़ मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे भूख लगी है, क्योंकि वो बहुत गरीब है, ठीक है ना, उसका कोई नहीं है। तो दुकानदार उसको नहीं देता, फिर वो चोरी कर लेता है वहाँ से, है ना। कुछ खाने की जो चीज़ है दुकानदार की नज़र हटते ही चोरी कर लेता है। तो क्या बताओ, ये सही है या गलत है? ठीक है, ये सही है या गलत है? तो ये क्या है? ये इस तरह की नैतिक दुविधा हो गई, ठीक है। या फिर जैसे बच्चे को स्कूल के अंदर फीस देनी है, उसके पापा कहते हैं कि भी फीस जो है वो मेरे पास पैसे नहीं है, हम 5 दिन ठहर के दे देंगे। और स्कूल में जाकर बच्चा ये कहता है कि भी मेरे पापा है 5 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, तो मैं 5 दिन के फास्ट फीस दूंगा, या यूँ कहना चाहिए कि मेरे पापा के पास अभी पैसे नहीं है। ये सारी नैतिक दुविधाएं होती हैं कि मतलब क्या झूठ बोलना वहाँ पर उसका सही था, क्योंकि जो सच बोलना है वो भी किसके, हमारी मोरालिटी के अंदर आता है। तो इन्होंने 3 लेवल बताए इसके और 6 इन्होंने स्टेज बताई। इन्होंने पियाजे के सिद्धांत को क्या किया था, उसी को ही इन्होंने पियाजे के सिद्धांत को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसके अंदर इन्होंने क्या बनाए, लेवल बनाए। 3 तो लेवल बनाए और 6 इन्होंने स्टेज बनाई। 3 तो इन्होंने क्या बताए, लेवल यानी कि स्तर बनाए, और 6 इन्होंने क्या बनाई, स्टेज बनाई। तो पहला लेवल कौन सा है? पूर्व परंपरागत स्तर, ये इनका पहला लेवल है। पूर्व परंपरागत स्तर क्या है? इनका पहला लेवल है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो 4 से 10 वर्ष, मतलब इन्होंने कोई आयु नहीं बताई, लेकिन अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इनकी आयु थोड़ा सा अंदाजा मारा कि भाई जो ये वाले बच्चे होते हैं ना, ये 4 से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं। क्योंकि देखो भाई, अगर कोई बच्चा 4 वर्ष से छोटा होगा तो उसको नैतिकता के बारे में क्या, किसी के बारे में कुछ नहीं पता। जब वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा तो उसको नैतिकता के बारे में कुछ कुछ बातें समझ में आने लग जाएगी। तो जो 4 से 10 वर्ष का जो बच्चा होता है, उसकी अवस्था के बारे में, लेवल के बारे में बताया कि पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल स्टेज है। और इसके अंदर बालक क्या होता है, बालक के अंदर नैतिकता नहीं होती किसी भी प्रकार की। बालक की नैतिकता को क्या करना पड़ता है, बाहर से कंट्रोल करना पड़ता है। यानी कि बालक अंदर से नैतिक नहीं होता, बाहर से आप लोग उसको कंट्रोल करोगे। जैसे बच्चा क्या करता है, बच्चा झूठ बोल देता है, लेकिन आप उसको बताओगे कि झूठ नहीं बोलना, अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हें मार पड़ेगी, तुम्हें डांट पड़ेगी। आप इस तरह बोलते हो तो बच्चे को पता चलता है कि ये बात गलत है। मतलब बच्चा सही और गलत का अंतर बच्चे को नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है, ये अंतर बच्चा कर ही नहीं सकता। लेकिन जब आप उसको ये बताओगे कि ये बात सही है और ये बात गलत है, तो बच्चे को पता चलेगी, ठीक है ना। फिर देखो आज्ञा एवं दंड की अवस्था, इसकी पहली अवस्था कौन सी है? स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। यानी कि बच्चे आपकी आज्ञा का पालन करते हैं और दंड से बचने के लिए नैतिकता का पालन करते हैं। मान लो आपने बच्चे को कह दिया कि भाई तुम्हें ऐसा करना है तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तुम्हें इसको नमस्ते करनी है तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तुम्हें अपने छोटे भाई से चीज शेयर करके खानी है तो तुम्हें खानी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है इस बात का। तो वो अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए नैतिकता का पालन करता है। या हो सकता है वो दंड से बचना चाहता हो कि भाई उसकी मम्मी, उसको पता है कि भाई घर के अंदर जो 2 टॉफी रखी है मैं तो दोनों ही खा लूंगा, या 2 चॉकलेट रखी हुई है दोनों ही मैं खा लूंगा, लेकिन
अगर उसको दंड का डर होगा कि मुझे पनिशमेंट दी जाएगी, मुझे मारा जाएगा, धमकाया जाएगा, तो वो उस काम को नहीं करता। बच्चा कोई गिलास को फेंक देता है, तोड़ देता है, कोई शीशे का गिलास है, फेंक के मारा, तोड़ दिया। उसके बाद बच्चा क्या करता है, उस बच्चे को पता चल गया कि ये तो मुझे दंड मिलेगा। तो इसके लिए वो गिलास को अब नहीं तो अगर तोड़ता है तो उसको दंड मिलता है। आगे से वो जब भी गिलास उसको अगर उसको दिखाई देगा ना, तो वो गिलास को सँभाल के रखेगा, उसको तोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं तोड़ेगा? कि उसको दंड मिलने का डर है। एक बार उसको सज़ा मिली, बच्चे ने उस काम को करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो या तो बच्चा आज्ञा का पालन करने के लिए नैतिकता का पालन करता है, या वो पनिशमेंट से बचना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है? नैतिकता का पालन करता है। उसके बाद है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। ये बच्चे की अहंकार की अवस्था होती है। या आप इसको यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखता भी बोल देते हो। क्या बोलते हो? यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखता की भी बोल देते हैं, स्टेज ऑफ ईगो है भई। यानी कि इस अवस्था के अंदर बच्चे बच्चे के अंदर मतलब क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक लेने-देने का भाव पैदा हो जाता है। यानी कि बच्चा ये सोचता है कि अगर मैं किसी के लिए कोई काम करूँ, तो मेरा भी हक है कि मेरे लिए वो काम करे। यानी कि अगर मैं किसी को पेंसिल देता हूँ, तो उसकी कोई चीज़ लेने का भी मुझे हक है। यानी कि जिसको बोलते हैं ना कि तुम मेरी पीठ पर खुजली करो और मैं तुम्हारी पीठ पर खुजली करूँगा। ये बच्चे के दिमाग में ये बात फिट होती है। भई जैसे बच्चा यूँ अक्सर ये बातें बोलता है कि तुम मुझे पेंसिल दे दो और मैं तुम्हें रबड़ दे दूँगा। मैं तुम्हारी कॉपी ले लूँ और तुम मेरी कॉपी ले लो। मतलब लेने-देने का भाव बच्चे के अंदर होता है। जैसे बच्चे से आपने क्या कह दिया कि तू मुझे तेरी टॉफ़ी है ना, मुझे एक टॉफ़ी दे दे। तो बच्चा आपसे कहेगा कि फिर आप मेरे को क्या दोगे? मतलब बच्चे के अंदर ये भाव होता है कि अगर आपने बच्चे से कुछ लिया, तो आपको बच्चे को देना भी पड़ेगा। मतलब वो समझता है कि ये मेरा हक है। ठीक है ना? ये मेरा हक है कि अगर मैं किसी को कुछ देता हूँ, तो मुझे उससे लेने का भी हक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अहंकार की अवस्था इसको बोला जाता है, स्टेज ऑफ ईगो बोला जाता है इसको। समझ रहे हो ना? स्टेज ऑफ ईगो है। यानी कि बच्चे को ये थोड़ा समझ में आ जाता है कि अगर हम किसी को कुछ देंगे तो हमें लेना भी है। लेकिन जो छोटा बच्चा है उसको ये समझ में नहीं आता, वो केवल लेने का भाव रखता है। 4 से लेकर या आप यूँ मान सकते हो जो 6 साल तक का बच्चा होता है ना, उसको केवल चाहिए वो किसी और को कुछ नहीं देगा। आप भी चिप्स खा रहे हो और बच्चा भी चिप्स खा रहा है, तो वो कहेगा आप वाला पैकेट भी मेरे को ही दे दो। आप कहोगे क्यों? तेरे वाला रहा, तू भी मेरे को दे दे। वो कहेगा ना, ना तो मैं मेरा देता, आप वाला भी मुझे दे दो। मतलब वो कहता है कि जो मेरा है वो मेरा है और जो तेरा है ना वो भी मेरा है। यानी कि बच्चों के अंदर क्या होता है? ईर्ष्या ज़्यादा होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना 6 साल तक के बच्चे, उनके अंदर ईर्ष्या की भावना होती है, इदम, ईर्ष्या समझते हो? सिगमंड फ्रायड का पढ़ा है आपने सारा का सारा एस्टेट के अंदर। उसके बाद देखिए लेवल 2 की बात करते हैं हम लोग। उसके बाद करते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 है परंपरागत स्तर यानी कि कन्वेंशनल स्टेज, जो 10 से लेकर 13 साल तक होती है। जो कब से कब तक होती है? 10 से लेकर 13 साल तक होती है कन्वेंशनल स्टेज। तो इसके अंदर क्या होता है कि अब बच्चे की नैतिकता कुछ-कुछ बाहर से भी कंट्रोल हो रही है। कुछ-कुछ तो भीतर से और कुछ-कुछ बाहर से भी नैतिकता को क्या किया जा रहा है? कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक? यानी कि अब बच्चे के ऊपर नैतिकता पूरी तरह से बाहर से नहीं है, वो कुछ-कुछ भीतर से भी नैतिकता का पालन करने लग जाता है। तो इसको कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं, 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है अभी। तो इसकी पहली इसके अंदर कौन-सी है अवस्था? प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। यानी कि बच्चा क्या है? एप्रिसिएशन यानी कि प्रशंसा पाने के लिए नैतिकता का पालन करता है। जैसे आपने किसी बच्चे को कह दिया कि भई तुम तो बहुत मतलब बहुत अच्छा होमवर्क करते हो और मेरा बेटा तो फटाफट होमवर्क कर लेगा, ये तो देर ही नहीं लगाएगा, तो आपका बच्चा होमवर्क कर लेता है। यानी कि एक अच्छा बच्चा, अच्छी बच्ची सुनने के लिए बच्चे काम करते हैं। उनका मेन बात क्या होता है कि वो ये सुने कि अच्छा बच्चा, अच्छी बच्ची, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरे बेटे का जैसा तो कोई शीशा साफ कर ही नहीं सकता, मेरी बेटी के जैसा तो मेरे को हेल्प करवा ही नहीं सकता। मतलब ये प्रशंसा सुनने के लिए। वैसे तो देखो कोई भी हमारी उम्र हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, चाहे वो कहे ना आदमी चाहे बूढ़ा हो जाए, प्रशंसा सुनने का आदी होता है। प्रशंसा सुनने के क्या होते हैं? आदी होते हैं। ठीक है? तो प्रशंसा की हमारे अंदर एक भूख होती है। हम लोग प्रशंसा सुनकर खुश होते हैं सारे के सारे। तो यहाँ प्रशंसा की अवस्था क्या है? स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन कि बच्चा केवल अपनी प्रशंसा के लिए नैतिकता का पालन करता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब बच्चे को ये पता चल गया कि ये जो समाज है ना, इसकी एक व्यवस्था है।
यानी कि इसका एक सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, और हम सबका ये कर्तव्य है कि हम इस सोशल सिस्टम का पालन करें। अब जैसे जैसे मान लो बच्चा रोड के ऊपर से जा रहा है और वहां पर रेड लाइट जल रही है, रेड लाइट जो है वो जल रही है, तो बच्चा क्या कहेगा अपने पापा को, पापा रुको, लाल बत्ती हो गई। मतलब उसको ये समझ में आ जाता है यहाँ पर कि लाल बत्ती है तो हमें रुकना पड़ेगा, और अगर बत्ती का रंग हरा हो गया ना, ग्रीन सिग्नल आ गया, तो हमें चलना है। जो समाज ने एक व्यवस्था बना रखी है, उसके प्रति बालक के मन के अंदर सम्मान का भाव आ जाता है कि ये जो समाज है उसकी क्या व्यवस्था है और उसके प्रति हमें करना क्या है। तो इसको क्या बोला जाता है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था इसको बोला जाता है। यानी कि अब वो समाज के नियम को, कायदे को, कानून को समझने लग जाता है, और वो ये समझता है कि ये जो समाज है ये हमारी भलाई के लिए ही समाज का जो है ना, इसकी जो सिस्टम है ये चलाया गया है, और हमें समाज के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये होती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब आगे बात करते हैं, अगली बात लेवल 3 के प्रति आ जाते हैं। तो ये है पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज ये 13 वर्ष के बाद होता है। तो उत्तर परंपरागत स्तर, इसके अंदर बालक के ऊपर नैतिकता को बाहर से कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। बालक की जो नैतिकता होती है ना, वो भीतर से कंट्रोल होती है। यानी कि मन के अंदर से बालक की नैतिकता जो है ना, वो कंट्रोल हो रही है भीतर से। अब बाहर से कंट्रोल नहीं करना उसको। नैतिकता का जो कंट्रोल है वो बाहर से नहीं करना, बल्कि कहाँ से करना है, भीतर से। भीतर से बालक की जो नैतिकता को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। मतलब अब बच्चे के ऊपर दबाव काम नहीं करेगा, प्रेशर काम नहीं करेगा बच्चे के ऊपर। आप क्या एक किशोर बच्चे के हो, डांट के, धमका के, मार के सिखा सकते हो? अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप गलत हो। किशोरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण। मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए किशोरों के साथ। तो जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के अंदर पहली अवस्था कौन सी है, सामाजिक समझौते की अवस्था। यानी कि अब बालक समाज के साथ एक समझौता, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। समाज के साथ क्या कर लेता है, एक समझौता, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि भाई जो ये समाज है ना, समाज के साथ हमारा एक कॉम्प्रोमाइज है, समाज के साथ हमारा एक समझौता है। मतलब हमें समाज के बहुत से जो नियम है वो मानने पड़ेंगे, और समाज के प्रति हमारे भी कुछ उत्तरदायित्व है। समाज के प्रति हमारे भी क्या है, कुछ उत्तरदायित्व है। यानी कि समाज के साथ हमारा क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। ठीक है ना। तो हम अगर, समाज हमारे लिए कुछ भला तभी करेगा जब हम समाज के उस नियमों को मानेंगे, समाज के प्रति उत्तरदायी होंगे। यानी कि वो समाज के साथ एक समझौता कर लेता है, चाहे वो किसी भी समाज में क्यों ना पैदा हुआ हो। तो बच्चा समाज के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, समझौता बना लेता है। तो ये क्या है, ये सोशल कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं इसको, सोशल कॉम्प्रोमाइज। जैसे उसका कोई मित्र यूं कहता है कि भी आपा ये काम करते हैं, बच्चा कहता है ना ना, सब ये लो, बेइज्जती होगी, बिना ये काम लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, छोड़ना। मतलब उसने समझौता कर लिया ना समाज के। देखो यहाँ पर तो क्या करेगा, इससे पहले वाली अवस्था के अंदर वो समाज को समझता है कि समाज भी कोई चीज है, और यहाँ पर क्या कर लेता है, समाज के साथ एक बॉन्ड, एक समझौता, एक रिलेशन बना लेता है। ठीक है। उसके बाद है विवेक की अवस्था। विवेक की कॉन्साइंस, स्टडी ऑफ कॉन्साइंस। यानी कि बालक का जो विवेक है, जो बुद्धि है, उसके अनुसार बालक काम करता है कि जो मेरी बुद्धि है, मेरा जो विवेक है, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है। यानी कि अगर समाज का कोई नियम हमारे इच्छाओं के विरुद्ध है, यानी कि हमारी वो पूर्ति नहीं करता समाज का अगर कोई नियम, तो फिर हमें उस नियम को बदलने की जरूरत है। यानी कि अब वो सार्वभौमिक, यानी कि पूरी दुनिया के बारे में सोचने लग जाता है कि जैसे मान लो कन्या भ्रूण हत्या है, वो गलत है तो वो बंद होनी चाहिए। अगर बेरोजगारी की समस्या है तो उसको भी हमें निपटाना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो समाज के अंदर एक, मतलब बुराइयां हैं, उसको वो जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है, और वो अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से समाज के साथ एक कनेक्शन बना लेता है कि समाज की बुराइयों को हम दूर कर सकते हैं अगर समाज हमारे किसी इच्छा को, मतलब समाज हमारे किसी हित का नहीं पालन करता। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग विवेक की अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी इसको, विवेक की अवस्था बोलते हैं। तो ये जो कोहलबर्ग का जो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत हो गया। तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या सिखाता है कि हमें जो बालक के अंदर नैतिकता का जो एक बीज है, वो कब से बोना चाहिए, वो पूर्व परंपरागत स्तर से ही बोया जाना चाहिए। धीरे 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 ये एक समय ऐसा आएगा कि वो बीज क्या बन जाएगा, एक वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। ठीक है ना। वो बीज क्या करेगा, वो बीज एक वृक्ष का रूप धारण कर लेगा।
अगर हम शुरू से ही बालक को इस तरह से सिखाएंगे तो। ठीक है, उसके बाद देखो वाइगोत्स्की का, उसके बाद क्या है, वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। जो वाइगोत्स्की था वो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाइगोत्स्की का, इनका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। वाइगोत्स्की की कौन सी थ्योरी है, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे भी, ये क्या थे, रूस के रहने वाले थे, ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने ये बताया कि बालक के ऊपर समाज का, सोशल का और कल्चर, संस्कृति का प्रभाव बालक के अंदर पड़ता है। बालक कौन से समाज में पैदा हुआ है, कैसी उसकी संस्कृति है, कौन से कल्चर के अंदर, कौन सी कल्चर उसको फॉलो करनी है, कौन से समाज के अंदर वो पैदा हुआ है, किस प्रकार के समाज के नियम उसको मानने हैं, किस प्रकार की संस्कृति के अंदर उसको विकास करना है, डेवलप करना है, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो वाइगोत्स्की ने समझाई थे। वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे। और इनकी जो है ना बात, मेन टू द पॉइंट बात करते हैं, हम बात करते हैं मेन टू द पॉइंट बात कर लेते हैं कि भाई जो वाइगोत्स्की है वो असल में मानते क्या है। बालक को थोड़ी सहायता दी जाए तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि यदि किसी भी बालक को थोड़ी सहायता दे दे हम लोग, वाइगोत्स्की क्या कहता है कि भाई जब भी हम बालक को कुछ सिखाना चाहते हैं तो हमें बालक को थोड़ी सी अगर सहायता दे दे तो वह बहुत कुछ सीख जाता है। इसको इन्होंने क्या बोला, स्केप फोल्डिंग बोला। इसको इन्होंने क्या बोला, स्केप फोल्डिंग बोला, कि अगर थोड़ी सी आप मदद करोगे बच्चे की तो बच्चा बहुत कुछ क्या कर जाएगा, सीख जाएगा भी। ठीक है, जैसे मान लो एक बच्चा जो है वो क्या करता है, बच्चा चलना सीखता है ना, आप उसको चलने के लिए क्या ला कर देते हो, गाडा ला कर देते हो। क्या ला कर देते हो आप चलने के लिए, गाडा ला कर देते हो, जो लकड़ी का या प्लास्टिक का जो भी है। तो बालक उसके मदद से चलता है। या आप बालक को क्या ला कर दोगे, वॉकर ला कर दोगे, और बालक वॉकर के अंदर धीरे 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 क्या है जो चलेगा, वॉकर के अंदर उसके पैरों के अंदर मजबूती है, वो चलना सीख जाएगा। तो वो वॉकर क्या है, वो स्केप फोल्डिंग तो है। स्केप फोल्डिंग कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है स्केप फोल्डिंग, कोई पर्सन हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है ना। जैसे आपने ये सिखाना है बालक को कि वो छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर मुंह में डाले, फिर उनको धीरे धीरे चबाकर खाए। बालक क्या करता है, बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ लेता है, बालक जो है वो बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ लेता है, लेकिन आप क्या सिखा रहे हो, वो छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़कर खाए। तो क्या होगा, आप बालक को छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के खा के दिखाओगे कि देखो बच्चों ऐसे चबाकर खाया जाता है, देखो बेटा ऐसे चबाओ, छोटे छोटे टुकड़े ऐसे लो और मुंह में डालो और ऐसे चबाकर खाओ। बच्चा आपको देखेगा, वो कहेगा अच्छा इतना टुकड़ा लूँ, आप कहोगे हाँ इतना टुकड़ा लो, तो वो उस टुकड़े को लेगा और धीरे धीरे चबा के खाएगा, कहेगा अब मम्मा ठीक है ना, हाँ जी अब ठीक है। तो ये क्या है, ये स्केप फोल्डिंग तो है, ये आप स्केप फोल्डिंग तो कर रहे हो। यानी कि सीखने के लिए थोड़ा क्या दे रहे हो, बालक को थोड़ा सहारा दे रहे हो, किसके लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है ना, आगे बढ़ने के लिए बालक को सहारा दिया जा रहा है भाई, स्केप फोल्डिंग की जा रही है उसकी। एक बच्चा साइकिल लेकर आता है तो बच्चे को साइकिल चलानी नहीं आती, बच्चे को साइकिल चलानी नहीं आती, लेकिन बच्चा को साइकिल चलाने कौन सिखा देता है, मान लो उसका पिता है, उसके चाचा है, बड़ा भाई है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो स्केप फोल्डिंग कर रहे हैं। जब बच्चे को साइकिल चलानी आ जाएगी, स्केप फोल्डिंग हटा ली जाएगी। यानी कि आप कह सकते हो कि सीखने के लिए सहारा देना, सीखने का ढांचा या पाड़, वो क्या है, वो स्केप फोल्डिंग है। ये बात किसने कही थी, वाइगोत्स्की ने, कि हम बालक को कैसे सिखाएंगे, हम उसको अगर थोड़ी सहायता दे दें तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। तो इन्होंने कहा था कि जेडपीडी क्या होता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी। जेडपीडी का मतलब क्या होता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी। कि जैसे मान लो एक 10 साल का बालक है, एक 10 साल का बच्चा है, और आप उसको सहायता देकर वो ऐसा काम करवा रहे हो कि 12 साल का एक बच्चा कर सकता है। तो ये जो बीच के अंदर अंतर निकल कर आएगा ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको जेडपीडी बोलते हैं। ये जो बीच के अंदर अंतर निकल कर आएगा, इसको क्या बोलते हैं, जेडपीडी बोलते हैं। ये जो 2 साल निकल कर आ गया ना अंतर, ये क्या निकल कर आ गई, ये आपकी जेडपीडी निकल कर आ गई, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी। ये तो हो सकता है कि आप 10 साल के बालक को ट्रेनिंग देकर 12 साल वाला काम सिखा दो, 13 साल वाला सिखा दो, पर ये नहीं हो सकता कि आप उसको 20 साल वाले काम सिखा दो।
यानी कि हम केवल उतना ही सीख सकते हैं जो हमारे सीखने के समीप का विकास का क्षेत्र है। एक मिनट भाई। हम केवल उतना ही सीख सकते हैं जो हमारे सीखने का समीप का विकास का क्षेत्र होगा, केवल हम लोग उतना सीख सकते हैं। उससे ज़्यादा हम लोग नहीं सीख सकते भाई, सीधी सी बात है। उससे ज़्यादा हम लोग नहीं सीख सकते। जो सीखने के समीप का विकास का क्षेत्र है ना, केवल आप उतना ही सीख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं सीख सकते। ठीक है, समझ रहे हो? फिर देखो इन्होंने जेडपीटी बताई कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी, बालक काम करने में सक्षम नहीं है तो बड़ों की सहायता लेता है। इसे क्या कहा जाता है? निकटतम विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है ना, बालक काम करने में सक्षम नहीं है, क्या लेगा? बड़ों की सहायता लेगा। इसे निकटतम विकास का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया ना सारे के सारे। चलो जी, अब उसके बाद देखो आगे चलते हैं। तो ये जो जेड पीडी है, जहां पर भी जेड पीडी आ जाए वहां पर वाइगोत्स्की है। फिर ये कहते हैं कि स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग क्या है? स्केप फोल्डिंग के बारे में अभी बता दिया, और देख लो। इसके 4 स्तर होते हैं। इसके क्या होते हैं? 4 स्तर होते हैं। एक तो दूसरों से मदद लेना। जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखेगा तो अपने पापा से मदद लेगा कि पापा मुझे साइकिल चलानी सिखा दो। वो पापा से मदद ले रहा है। फिर स्वयं समस्या को समझना। वो उसके पापा बताएंगे कि देखो बेटा, ऐसे हैंडल को सीधा रखना है ना, इस तरह से पेडल मारना है, इस तरह से तुम बैठ के स्टार्ट करोगे, ऐसे तुम देखोगे, मतलब चलाना स्टार्ट करोगे। और उसके बाद समस्या को खुद हल करना। उसके बाद बच्चा क्या करेगा? समस्या को खुद हल करने की, मतलब जो उसके पापा अगर पास में नहीं होंगे तो भी वो साइकिल पर बैठकर बार बार चलाकर देखेगा, और उसके अंदर फिर बाद में क्या करेगा? निपुणता प्राप्त कर लेगा। ठीक है ना। जैसे आपने छोटे बच्चे को, एक बच्चा है, ज़्यादा छोटा भी नहीं, एक बच्चे को आपने क्या लेकर दिए हैं? वो होता है ना, वो पहिए से होते हैं जूतों के नीचे, क्या बोलते हैं उनको? स्केट्स। क्या बोलते हैं? स्केट्स। आप बच्चे को क्या लाके दे रहे हो? स्केट्स लाके दे रहे हो, स्केट्स। तो बच्चे को स्केट्स चलाने नहीं आते। आपने एक बार क्या किया? बच्चे को स्केट्स चलाना सिखा दिया, अपने पैर में बांध के कहा भी ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलाओ। तो बच्चा देखेगा कि आपने वो पैरों में बांधे कैसे, फिर आपने स्टार्टिंग कैसे की, आपने अपना बैलेंस कैसे बनाया। उसके बाद बच्चा खुद बनाकर देखेगा, और फिर एक दिन स्केट्स चलाने में क्या हो जाएगा? निपुण हो जाएगा। तो स्केप फोल्डिंग के कितने होते हैं? 4 स्तर होते हैं। ठीक है। तो बच्चे का सबसे अधिक विकास कहाँ होता है? खेल के मैदान में होता है। बालक का सबसे अधिक विकास कहाँ होगा? खेल के मैदान में होगा। यानी कि बच्चा जब खेल के मैदान के अंदर खेलेगा तो बालक सबसे जल्दी, सबसे तेज स्पीड से सीख सकता है। देखो बच्चा घर पे कोई भी चीज हो, वो बच्चा घर पे इतनी जल्दी नहीं सीखेगा जितना खेल के मैदान के अंदर सीखेगा। तो फिर आगे वाइगोत्स्की कहते हैं कि अगर आपने बालक की स्केप फोल्डिंग करनी है ना, तो आप स्केप फोल्डिंग कौन करेगा? एमकेओ करेगा। एमकेओ कौन होता है? मोर नॉलेजेबल अदर। एमकेओ कौन होता है? मोर नॉलेजेबल अदर। मतलब ऐसा अदर, ऐसा दूसरा व्यक्ति जिसको नॉलेज क्या हो? ज्यादा हो। समझ रहे हो ना? जिसको नॉलेज क्या हो? ज्यादा हो। मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको नॉलेज ज्यादा होगी वो करेगा स्केप फोल्डिंग। अब जिसको ज़्यादा नॉलेज किसकी होगी? या तो टीचर को होगी, या कोई कोच होगा भाई, या कोई उसका साथी हो सकता है, या कंप्यूटर हो सकता है, या उसके मम्मी पापा भी हो सकते हैं। यानी कि मोर नॉलेजेबल जो अदर है, एमकेओ, वो उसकी मदद करेगा। आपको बच्चे को, बच्चा कहता है कि मेरे को ये जो स्किल है वो सीखनी है, तो कौन सिखाएगा? एमकेओ सिखाएगा ना, मोर नॉलेजेबल अदर सिखाएगा। अब जितनी बच्चे को नॉलेज है और उतनी नॉलेज एक दूसरे बच्चे को है, तो वो उसको कैसे सिखाएगा भाई? आपको साइकिल चलानी आती है तो बच्चे को साइकिल सिखाओगे ना। आपको कोई सम आता है तो बच्चे को करवाओगे। सीधी बात नहीं है क्या? कि जब आपको कुछ आता है तभी सिखाओगे। कंप्यूटर भी हो सकता है इसके अंदर। मैंने कहा था ना आपको कि कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। अब कंप्यूटर से बच्चा सीख लेगा, है ना? अब जैसे मान लो आपके एग्जाम के अंदर जो भी मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको थोड़ा-सा कम समझ में आता है, मान लो संधि का टॉपिक है, आपको थोड़ा कम समझ में आता है, तो आप क्या करोगे? संधि के टॉपिक को आप कर लोगे। कैसे? आप कंप्यूटर में या मोबाइल पे, लैपटॉप पे संधि देख लोगे कि संधि कौन-सा टीचर करवा रहा है, और वहाँ से उसने करवाया, आपको समझ में आ गया, तो वो आपके लिए क्या है? वो एमक्यू है। आपको तो नहीं आता था लेकिन उसने समझा दिया, तो वो आपके लिए क्या हो गया? एमक्यू हो गया ना। अब मैं आपको साइकोलॉजी करवा रही हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं एमक्यू हूँ। मैं क्या हूँ? मैं एमकेओ हूँ, मोर नॉलेजेबल अदर। यानी कि आपसे ज़्यादा नॉलेज मुझे मुझे है, और मेरे से ज़्यादा नॉलेज किसी और टीचर को हो सकती है। तो सिंपल बात है भाई, ये तो एक सर्कल है। क्लियर? समझ में आया बात?
तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी वाइगोत्स्की का आ जाए तो सीधी सी बात है कि आपको एक तो देखना है जेडपीडी। जेडपीडी जहां भी आएगा वाइगोत्स्की का है, स्केप फोल्डिंग जहां भी आ जाए वाइगोत्स्की का है, और एमकेओ जहां पर आ जाए वो भी वाइगोत्स्की का है। इन तीनों शब्दों को पकड़ लो और कुछ नहीं आएगा इसके अंदर से। तो इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है? तो इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है कि आप बच्चे को सिखाने के लिए उसकी क्या करोगे, स्केप फोल्डिंग करोगे। क्लास के अंदर बच्चे की स्केप फोल्डिंग की जानी चाहिए। अब जैसे मान लो आपके क्लास के अंदर 40 बच्चे होंगे, 40 बच्चे होंगे आपकी क्लास के अंदर। आपने कोई लेसन पढ़ाया क्लास के अंदर, ठीक है ना? ज़्यादातर बच्चों को समझ में आ गया, लेकिन 2 बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो आपके पास एक समस्या लेकर आए हैं कि मास्टर जी मेरे को ये नहीं समझ में आया। तो आप बच्चे की क्या करोगे, स्केप फोल्डिंग करोगे। आप कहोगे कि देखो ये ऐसे होगा, वैसे होगा, जब तुम्हें समझ में नहीं आया था आप उसको नए-नए उदाहरण दोगे, नए-नए टीचिंग मॉडल्स का प्रयोग करोगे और बच्चे को वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आपने क्या कर दिया, आपने बच्चे की स्केप फोल्डिंग कर दी। और आप कौन हो? आप एमकेओ हो, ठीक है ना? आप क्या हो? आप एमकेओ हो और आपने बच्चे की क्या कर दी, स्केप फोल्डिंग कर दी। समझ रहे हो ना? तो बच्चे को वो चीज़ आ जाएगी। तो इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन बहुत है। जब तक टीचर को ये ना पता चले कि स्केप फोल्डिंग क्या होती है, आप बच्चे की मदद कैसे करोगे, तब तक वो नहीं समझ पाएगा। अब ऐसे थोड़ी ना कि आप उस बच्चे को धमकाओगे कि अरे क्लास में 38 बच्चों को समझ में आ गया, तू तो जमा गधा है गधा, तेरे को नहीं समझ में आया, अरे तुम तो दोनों हो ही बेवकूफ। ये मतलब नहीं आपका। हो सकता है आपका पढ़ाया हुआ 38 बच्चों को समझ में आ रहा है, 2 को नहीं समझ में आ रहा। आपने यहाँ मेजोरिटी नहीं देखनी, आपने यहाँ पर ये देखना है कि बच्चे को दिक्कत कहाँ पर है, बच्चे को दिक्कत कहाँ पर आ रही है। आप तो मेजोरिटी को लेकर चल रहे हो, वहाँ इलेक्शन थोड़ी ना हो रहा है कि 38 बच्चे को आ गया, 2 को नहीं आया तो जीत गए आप, ऐसा थोड़ी ना है। आपने 40 के 40 बच्चों को साथ में लेकर चलना है। आपकी क्लास में एक सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको आपका पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आया, वो आपसे बच्चा आकर बोल रहा है तो आपको करवाने का आपका ड्यूटी है। हाँ, अगर बच्चा आपसे आके नहीं बोल रहा है तो आप कोई अंतर्यामी थोड़ी ना हो। टीचर कोई अंतर्यामी थोड़ी ना होता है कि वो जान लेगा कि बच्चे को दिक्कत कहाँ पर आ रही है। तो ये जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक है, ये एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा महत्व रखता है ये सिद्धांत। आपको अगर इसकी जानकारी होगी तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे एक और नई थ्योरी। ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत।